नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं एक नए क्लास में। और जैसे कि आपको पता ही है कि अपने लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन है और जितने भी प्रकाश से रिलेटेड है वो सारी बातें अपने लोग पढ़ लिए हैं फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो अब आगे की पढ़ाई जो है अपने लोग शुरू करते हैं और अगला चैप्टर शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। कोई भी अगर स्टूडेंट अगर क्लास के जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है क्लास के पीडीएफ और जितने भी आगे पढ़ाऊँगा पूरा होल पीडीएफ और होल पीडीएफ लेना चाहते हैं और पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, 86 51 74 94 और 97 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके जो है सारी क्लास के पीडीएफ को ले सकते हैं और क्लास जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी थी। ठीक है, अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, और आप लोगों को आगे की बातें बताते हैं। देखिए आगे की बातें में देखिए क्या है कि अब मानव नेत्र है। ठीक है, मानव नेत्र या वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वर्ण विक्षेपण तथा भव्य रंगों का श्वेत प्रकाश। अब इस चैप्टर में अपने लोग को क्या पढ़ना है ये पहले जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे की पढ़ाई तो करेंगे ही। देखिए इस चैप्टर में अपने लोग को पढ़ना है मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र में क्या होता है कि कैसे जो है अपने लोग किसी वस्तु को देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र की जो है जितने पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र के अलग अलग पार्ट होते हैं। भले ही आपको देखने में लगता है कि हाँ ये आँख है, लेकिन आँख के बहुत अलग अलग पार्ट से मिलके बने होते हैं आँख। ठीक है, तो उस सारी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे वो काम करते हैं और कैसे कैसे किसी वस्तु का जो है प्रतिबिंब हमारे आँख में बनता है और हम उसको देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आँख के लेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेटिना के बारे में पढ़ेंगे, पुतली के बारे में पढ़ेंगे। मान लीजिए कि इस पर जितने भी चीज़ हैं आँख के बारे में सारे चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हो गया। अब देखिए उसके बाद अपने लोग को जब आँख के बारे में पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको एक चीज़ बताते चलूँ कि आपको पता है कि आँख जो है जो समय बढ़ने के बाद जो है आँख की देखने की क्षमता है वो कम होते जाती है। ठीक है, आजकल तो ये कॉमन हो गया है कि आप देखते होइएगा कि बच्चे लोग में भी जो है वो आँख कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उसको जो है चश्मा पहनना पड़ता है। ठीक है, चश्मा तो आप देखे ही होंगे कि उसको बहुत बच्चे लोग भी चश्मा लगाते हैं आजकल। बड़े लोग को तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वो क्यों लगाना पड़ता है चश्मा और उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है चश्मा में, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि आँख का जो दोष होता है, आँख खराबी होने के बाद कैसे होता है। एक होता है कि नज़दीक के वस्तु को नहीं देख, जैसे आँख यहाँ पे है तो एक होता है जो नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु को देख पाता है अच्छा से। ठीक है, वो दूर दृष्टि दोष होता है। एक होता है कि नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो इस निकट दृष्टि दोष को और दूर दृष्टि दोष को कैसे इसको जो है काउंटर करेंगे और कैसे इसको कम करेंगे, कौन सा इसमें लेंस लगाएंगे चश्मा में तो ये कम हो जाएगा, ये मतलब परफेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक होता है आपका कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है आँख में, तो उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसके लिए कौन सा चश्मा पहनना पड़ेगा, उसमें कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। अभी मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ। देखिए तो ये सारी चीज़ पढ़ना है अपने लोगों को। इसमें देखिए आगे ये पढ़ना है अपने लोगों को, आगे ये पढ़ना है कि जैसे अगर आप शाम को देखते हैं, सुबह को देखते हैं तो सूर्य का रंग कैसे दिखाई देता है आपको। सूर्य का रंग आपको कैसे दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है सुबह और शाम को, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्यों लाल रंग दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों होता है ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे। आकाश का रंग जो है नीला क्यों होता है ये भी इसके बारे में जो है अपने लोग को पढ़ना है इसमें। ठीक है, पढ़ना है और अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारी जो है बातें जो जितना मैंने अभी आपको बताया है वो सारी बातें अभी इसमें अपने लोग पढ़ेंगे। और आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो अब आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं मानव नेत्र, सब आदमी मिलकर पढ़ते हैं क्या, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र में देखिए क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। मानव नेत्र का परिभाषा पहले यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि मानव नेत्र प्रकृति प्रदत्त एक प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे पेन अच्छा से नहीं लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग जो है करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेन जो है अच्छा से नहीं लिखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मानव यंत्र, प्रकाशीय यंत्र, जिसके बिना मानव जीवन अंधकार में हो जाएगा। ये बात जानते हैं, अगर आँख ही नहीं रहेगा तो कुछ दिखेगा, सब कुछ काला काला दिखेगा। मानव नेत्र की बनावट की, यहाँ पे देखिए बनावट की सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे थोड़ा पेन कम लिखा हुआ है वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब सचित्र वर्णन करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक फिगर बना दिया है मानव नेत्र का। ठीक है, आप लोगों के लिए ये फिगर बना दिया है। ठीक है,
और ये फिगर बना दिया है। और इसके बारे में जितना भी चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं यही मैं आप लोगों को अभी बता रहा था। जैसे यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस हो गया, ठीक है, कचाव दर्भ हो गया, जलीय दर्भ हो गया, कॉर्निया हो गया, पुतली हो गया, आइरिस हो गया, सिलियरी मांसपेशिया हो गया, ठीक है, श्वेत पटल हो गया, कोराइड हो गया, रेटिना या दृष्टि पटल हो गया। अभी रेटिना के बारे में अभी अपने लोग पढ़े थे, ठीक है। प्रकाश संयुक्त दृष्टि तंत्रिका हो गया, मतलब ये जो है यहाँ से जो तंत्रिका निकलती है ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको भेजते हैं, यहाँ से ब्रेन को भेजता है। और ब्रेन जो है यहाँ पे रेटिना पे आपको जो है इसका फिगर बनाता है। प्रकाश अंदर कहाँ से आती है, देखिए प्रकाश अंदर आती है यही पुतली से होके, ठीक है, इसी पुतली से होके जो है प्रकाश, आप जो आँख में जो काला वाला पार्ट देख रहे हैं उसमें एक देखिएगा छोटा सा छेद रहता है, ठीक है, छोटा सा छेद रहता है। वो अगर आप प्रकाश में जाइएगा, अगर घर से बाहर निकलिएगा तो वो छेद छोटा हो जाता है, लेकिन वही घर के अंदर आइएगा तो वो छेद जो है बड़ा हो जाता है। वो बड़ा छोटा क्यों होता है, तो बड़ा छोटा इसलिए होता है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो प्रकाश बहुत ज़्यादा रहता है, सारा का सारा अगर प्रकाश आँख में चले जाएगा तो आपका आँख चौंधियाने लगता है। इसीलिए वो क्या करता है, धीरे 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 छोटा हो जाता है, जिससे जितना ही ज़रूरत हो प्रकाश का उतना ही अंदर जा सके। लेकिन जैसे ही आप घर के अंदर आते हैं तो घर के अंदर आने के बाद प्रकाश तो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो कम हो जाता है तो वो पुतली धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, जिससे कि प्रचुर मात्रा में प्रकाश जा सके और जो भी वस्तु है उसको हम देख सके, ठीक है। तो ये पुतली का काम होता है, ठीक है। ये सारा चीज़ मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो पुतली का काम आप समझ गए। देखिए ये आइरिस क्या है, आइरिस क्या है, ठीक है। और सीरियली जो है यहाँ पे सीरियली मांसपेशिया क्या है, देखिए सीरियली मांसपेशिया का क्या काम है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। सीरियली मांसपेशिया का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये पुतली जो छोटा और बड़ा हो रहा है, पुतली जो छोटा और बड़ा हो रहा है, इसका जो मुख्य काम है ये सिलियरी मांसपेशिया ही करती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं कि छोटे छोटे जो धागे नुमा जो है, धागे नुमा यहाँ पे बहुत सारे धागे नुमा है, छोटा छोटा बहुत सारे यहाँ धागे नुमा जो है आप सिलियरी देख रहे हैं, धागा जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस लेंस से, नेत्र लेंस से, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, जब भी आप निकट के वस्तु को देखते हैं, जैसे ही निकट के वस्तु को देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये पूरा टाइट हो जाता है, तन जाता है। और दूर के वस्तु को देखिएगा तो ये पूरा लूज हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा बड़ा निकट और दूर के वस्तु का आप जो आँख को आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, सॉरी आगे पीछे दाएँ बाएँ जो करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, ये सब इसी के कारण होता है, ठीक है। यही पेशियाँ जो है कभी सिकुड़ जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये सारी प्रक्रियाएँ होती है। और देखिए ये नेत्र लेंस होता है, ठीक है, ये लेंस होता है, इसी से होकर प्रकाश जब निकलती है ना, तो प्रकाश निकलने के बाद यहाँ से जो है क्या होती है, अपवर्तित होके यहाँ पे जाके ये कटती है, ठीक है, यहाँ पे कटती है और यहाँ पे रेटिना पे इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये नेत्र लेंस और ये रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो पानी भरा होता है उसको कचाव दर्भ करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कचाव दर्भ कहते हैं, ठीक है। और देखिए ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया, और जो भी बच गया है मैं आपको नीचे में लिख के सारी चीज़ दे दिया हूँ। यही है मानव नेत्र, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अच्छा से इस फिगर को, मानव नेत्र, और आप इसको बना लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसका जो है बनावट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं एक एक लाइन आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ और एक एक लाइन जो है मैंने आपको अभी समझाया है, और जो कुछ भी अगर नया आएगा वो सारी चीज़ मैं आपको समझाते चलूँगा, ठीक है। देखिए अब बनावट के बारे में पढ़ते हैं। तो अब बनावट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि आँख में गोलिये होते हैं, ठीक है, लगभग गोलिये होते हैं। आँख के गोले जिसे नेत्र गोलक कहते हैं, सबसे बाहरी परत सफ़ेद और मोटे अपारदर्शी चमड़े का बना होता है। आप जानते हैं कि ये जो काला वाला पार्ट है उसके साइड में क्या है, आप देख सकते हैं कि उजला उजला वाला जो पार्ट दिख रहा है उसी के बारे में बोल रहा है कि नेत्र गोलक है और मोटे अपारदर्शी। यहाँ पे देखिए सफ़ेद परत और मोटे अपारदर्शी चमड़े की बनी होती है, इसे श्वेत पटल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि श्वेत पटल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। श्वेत पटल क्या होता है सब कुछ फिगर में लिखा हुआ है और उसको यहाँ पे अब आपको समझा रहे हैं, लिख के दे दिए हैं, ठीक है। श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, ठीक है, स्क्लेरोटिक कहते हैं। इसका अगला भाग कुछ उभरा हुआ पारदर्शी होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, कॉर्निया कहते हैं। देखिए यहाँ पे श्वेत पटल, मैंने आपको बताया था कि श्वेत पटल क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत पटल सबसे ऊपरी भाग होता है जो उजला उजला दिखाई दे रहा है आपको, यही है श्वेत पटल। और इसका जो जहाँ पे जो प्रकाश अंदर और बाहर होता है इसी को देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा उभरा हुआ भाग है ना, इसी को कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया कहते हैं, वही उसमें लिखा हुआ है। इसका जो और ये क्या होता है, ये पारदर्शी होता है, इसी से होकर प्रकाश अंदर और बाहर जाता है कॉर्निया वाले भाग से, ठीक है, ये समझ गए। अब आगे चलते हैं। श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की एक परत होती है जिसे पैरॉड कहते हैं, ठीक है, श्वेत पटल के नीचे। अब देखिए श्वेत पटल ये हो गया,
श्वेत पटल ये हो गया, और नीचे कहने का मतलब है, देखिए श्वेत पटल ये सबसे ऊपर हो गया, और नीचे कहने का मतलब है कि इसके जस्ट नीचे, तो इसके जस्ट नीचे यही है। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो है, यहाँ पे देखिए तीर लगा के मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आपको तीर लगा के बता दिया है क्वेरॉइड किसको बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेरॉइड समझ गए आप लोग कि क्वेरॉइड किसे कहते हैं। अब फिर से देखिए कहाँ से शुरू किए थे, यहाँ से क्वेरॉइड कहते हैं। अब देखिए आगे की बात अब करते हैं कि यह परत आगे जाकर दो परतों में विभक्त हो जाती है। यह परत आगे जाके दो परतों में विभक्त हो जाती है। आगे वाली अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है। आगे वाली पारदर्शी सतह क्या होती है, ये मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये पुतली के बारे में बात कर रहा है। डायफ्राम सिकुड़ने और फैलने वाली डायफ्राम के रूप में होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस के बारे में मैंने आपको बताया अभी। आइरिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये छोटा बड़ा होता है, जिससे प्रकाश जो है उसके अंदर अधिक मात्रा में और कम मात्रा में जाता है, या परितारिका कहते हैं। आइरिस को ही क्या बोलते हैं, परितारिका कहते हैं। पीछे वाली परत सिलियरी, देखिए पीछे वाली परत सिलियरी मांसपेशियाँ कहलाती है। ये मांसपेशियाँ जिलेटिन जैसे पारदर्शी तथा मुलायम युक्त पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस जिसे नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है, लटका कर रखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें बोल दिया गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, आइरिस के बारे में बोल दिया गया है, या परितारिका कहते हैं उसको, आइरिस कहते हैं या परितारिका कहते हैं, जिसे पिछले वाली परत सिलियरी मांसपेशिया से जुड़ी रहती है। अब देखिए परितारिका और सिलियरी मांसपेशिया, ये सारी चीज़ मैंने अभी आपको जो है तुरंत बताया। देखिए आइरिस क्या हो गया, देखिए आइरिस यहाँ पे है, ठीक है, आइरिस ये ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। और यहाँ पे परितारिका और क्या था, सिलियरी मांसपेशिया। और सिलियरी मांसपेशिया देखिए ये रहा सिलियरी मांसपेशिया, ठीक है, परितारिका या सिलियरी मांसपेशिया। इसके बारे में मैंने आपको बताया दिया कि बहुत पतला जो है धागानुमा स्ट्रक्चर है, बहुत पतला धागानुमा स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जिससे ये लेंस जो है जुड़ी हुई है, लटकी हुई है, इसी के साथ लटका हुआ है, ठीक है, समझ गए। और यही जो है छोटा बड़ा होते रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब क्या कहता है, और लेंस के बारे में आप समझ गए। अब देखिए अब आगे में क्या है कि नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत को रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच जलीय द्रव भरा रहता है, और लेंस तथा रेटिना के बीच कचाव द्रव भरा रहता है। देखिए अच्छा से पढ़िएगा, देखिए नेत्र लेंस तथा कॉर्निया के बीच जलीय द्रव रहता है। नेत्र लेंस तथा कॉर्निया, नेत्र लेंस देखिए, नेत्र लेंस ये हो गया, ठीक है, और कॉर्निया क्या हो गया, ये आगे वाला पार्ट हो गया। तो इसके बीच में जलीय द्रव रहता है, ठीक है, इसके बीच में क्या है, जलीय द्रव है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो है एरो बना के दिखा दिया है, जलीय द्रव रहता है। और देखिए नेत्र लेंस और रेटिना ये हो गया, नेत्र लेंस ये हो गया और रेटिना ये हो गया। तो इसके बीच में क्या रहता है, कचाव द्रव रहता है, ठीक है, ये भी आप समझ गए। अब देखिए सभी का फंक्शन कैसे कैसे होता है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है कि सभी का फंक्शन कैसे कैसे काम करता है। आँख से देखने की प्रक्रिया, ठीक है, कैसे आँख को देखते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जब किसी वस्तु पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ वस्तु है, यहाँ पे आँख है, ठीक है, यहाँ पे ये आँख है, कोई वस्तु है, यहाँ पे आँख है, ये आँख जो है इस वस्तु को देख रही है। तो ये कैसे देखती है, ये नहीं, आँख नहीं देखती है, ठीक है दोस्तों, आँख नहीं देखती है। इस वस्तु से प्रकाश निकलती है, और निकलने के बाद यहाँ पे जो आपका जो लेंस लगा हुआ है उसमें जाती है, ठीक है, आँख वाला लेंस जो है ये क्या होती है, लेंस से अपवर्तित होकर, मैंने आपको बताया है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पे तो जल है, अभी ने बताया आपको कि उसमें क्या है, कॉर्निया और लेंस के बीच में क्या है, जल है ना, द्रवीय जल है उसमें। और इसके बाद क्या कहते हैं, लेंस और रेटिना के बीच में कचाव द्रव है, ये भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ से ये अपवर्तित होकर सीधे रेटिना पर जाती है, फिर एक प्रकाश निकलती है, और जो है प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे ये ऐसे निकलती है। तो ये दोनों जाके कहाँ पे कटती है, ये रेटिना पे कटती है। रेटिना पे कटने के बाद वहाँ पे अपने लोग को क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है, वही प्रतिबिंब अपने लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती है, ये सारी प्रकाश ये वस्तु से निकल के हमारे आँखों पे पड़ने के बाद जो है हमको दिखाई देती है, वही इसमें लिखा हुआ है। और वो देखिए कि आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ है, उस कौन सा लेंस होता है, तो ये इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो अभी हम लेंस बोल रहे थे कि ये लेंस है, तो ये कौन सा लेंस है, तो आँख में उत्तल लेंस लगा है, वो उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। आँख में कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस रहता है। और उत्तल लेंस के बहुत सारे प्रकार मैंने आपको बताए हैं, तो उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कि आँख की देखने की प्रक्रिया, तो आँख में सबसे आगे एक उत्तल लेंस लगा होता है, जबकि पीछे रेटिना होता है,
आइरिस या परितारिका से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यही मैंने आपको बताया कि आइरिस क्या करती है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। परितारिका के बीच में एक छिद्र होता है। परितारिका के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यही पुतली है, ठीक है। परितारिका के बीच में क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। यह अंधेरा में स्वतः फैल जाता है और तेज रोशनी में जो है ये सिकुड़ जाता है। यही मैंने आपको बताया कि घर से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, छोटा हो जाता है, और घर के अंदर आते हैं तो ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ये कौन करता है, ये पुतली करता है। ये जरूर याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, ये पुतली क्या करता है, बड़ा या छोटा हो जाता है, जिससे प्रकाश की परिमाण आँख में कम और ज़्यादा जो है इंटर कर पाता है, पहुँच पाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पे पड़ती है तो वो कॉर्निया तथा लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है। यहाँ से देखिए, इसी को मैं पढ़ रहा हूँ कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पे पड़ती है तो कॉर्निया तथा लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क में वस्तु का सीधा और बड़ा संवेदना होता है, ठीक है। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जब ये पुतली से होकर प्रकाश की किरणें जाती है तो ये अपवर्तन के बाद कहाँ से अपवर्तन होता है, कॉर्निया से अपवर्तन होता है, और लेंस से अपवर्तन होने के बाद रेटिना पे इसका प्रतिबिंब बनता है। वही हम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। समंजन क्षमता क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी स्वतः अपने आप जो है बदलती रहती है, उसको समंजन कहते हैं, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सीरियली झिल्ली जो होती है वो क्या करती है, आँख को जो है नज़दीक और दूर देखने में क्या करती है, सहायता करती है। तो जैसे देखिए हमको नज़दीक देखना है तो नज़दीक देखेंगे जैसे हम, तो क्या करना पड़ेगा कि फोकस दूरी उसका कम होना पड़ेगा, ठीक है। फोकस दूरी उसका कम करना पड़ेगा, तभी जो है इसका जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना पे पड़ेगा। अगर दूर देख रहे हैं तो उसका फोकस दूरी बड़ा करना पड़ेगा। तो यही बोल रहे हैं कि ये फोकस दूरी को कम और बड़ा करने के ये जो लेंस लगा हुआ है और ये जो झिल्ली लगी हुई है, अगर नज़दीक देखते हैं तो ये पूरा तन जाता है, ये वाली झिल्ली, ठीक है। ये वाली झिल्ली जो है पूरा तन जाती है, तो इसका क्या होता है, इसका जो फोकस दूरी है वो कम हो जाता है अगर तना हुआ रहता है तो। लेकिन जब ये पूरा एकदम रिलैक्स हो जाता है और मतलब लचीला हो जाता है तो इसका फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही इसको बोल रहा है कि ये जो लेंस लगा हुआ है आँख में उत्तल लेंस, इसकी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, उसको समंजन प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दर्शन की न्यूनतम दूरी। अगर किसी वस्तु को कितनी दूरी पे कोई आदमी है, यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई आदमी है यहाँ पे कोई आदमी है, तो ये वस्तु को कम से कम कितनी दूरी पे रखेंगे कि आँख उसको देख पाएगा, ठीक है, आँख इसको देख पाएगा। तो देखिए 25 सेंटीमीटर से अगर 25 सेंटीमीटर तक अगर रखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे ये आँख है, यहाँ पे ये आँख है और आँख से अगर 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई वस्तु है तब तो हम उसको देख लेंगे, ये 25 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है, ये 25 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन अगर इससे अगर थोड़ा सा भी इधर देंगे, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा सा भी अगर कम करेंगे दूरी, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 23, 20 सेंटीमीटर, तो आँख उसको नहीं देख पाएगा, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर से दूर ही रखना चाहिए वस्तु को, या 25 सेंटीमीटर पर रहना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो न्यूनतम दूरी क्या होती है आँख की देखने की, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आप क्या बोलिएगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूर बिंदु क्या होता है, देखिए दूर बिंदु तो आप जानते हैं कि अनंत दूरी तक जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अनंत दूरी तो नहीं होता है, लेकिन सभी व्यक्ति के आँख देखने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई आदमी बहुत दूर तक देखते हैं, कोई आदमी बहुत नज़दीक तक, मतलब उतना दूर तक नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है दूर बिंदु को क्या बोला गया है कि अनंत बिंदु बोला गया है। तो बोलेगा कि आँख जो है, स्वस्थ आँख जो है कितना दूर तक देख सकता है, तो ऑप्शन में अगर आपको अनंत रहेगा तो अनंत पे आपको क्या करना है, टिक करना है, ठीक है। और अगर बोलेगा कि आँख जो है न्यूनतम कितना दूरी तक देख सकता है, न्यूनतम दूरी, तो आपको क्या बोलना है, 25 सेंटीमीटर बोलना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया दृष्टि दोष। इसके बारे में ही मैं आपको तभी बता रहा था कि किसी कारणवश अगर आँख की जो है निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता खो देता है तो कहा जाता है कि उसे दृष्टि दोष हो गया है। मतलब दूर या निकट की वस्तु को अगर देख रहे हैं, देखने में परेशानी हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। 4 प्रकार के होते हैं ये, देखिए यहाँ पे निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, इसी को दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, और जरा दृष्टि दोष। इसमें जो है निकट और दूर दोनों की वस्तु को देखने में जो है उसको दिक्कत होती है। एगो होता है अभिबिंदुकता तो 4 प्रकार है, इंग्लिश में इसको मैकोपिया का बोलते हैं, इसको हाइपर मैकोपिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप जान गए। अब चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है।
तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में अगर आप देख रहे हैं कोई वस्तु, अगर कोई व्यक्ति अगर देखता है, निकट दृष्टि दोष उसके आँख में है, तो अगर किसी वस्तु को देखता है तो वो निकट की वस्तु को देख लेगा, लेकिन दूर की वस्तु को देखने में उसको क्या होता है, दिक्कत होता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जब मानव नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसके क्या कारण होते हैं, निकट दृष्टि दोष क्यों हो जाता है, इसके लिए 2 कारण है। तो नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है, हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाना। अभी मैंने आपको बताया कि आगे में लेंस लगा हुआ है और पीछे में क्या है, ऐसे यहाँ पे रेटिना है। तो नेत्र लेंस, यही नेत्र लेंस और ये रेटिना, इसके बीच की दूरी अगर बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। नज़दीक की वस्तु को देखता है लेकिन दूर की वस्तु को क्या करता है, वो नहीं देख पाता है। मैंने आपको बताया कि दूर की वस्तु को क्या करता है, नहीं देख पाता है। नेत्र लेंस का मोटा, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना नेत्र लेंस, ये मोटा हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश जो है इससे अपवर्तित होकर क्या करती है कि ये रेटिना से पहले ही कट जाती है, ठीक है, रेटिना से पहले ही कट जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। तो अब क्या करना है कि प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका जो है समाधान बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, ये पहले आप समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद नहीं तो होच पोच हो जाएगा, ठीक है, होच पोच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए कि क्यों होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या करते हैं, निकट की वस्तु को देखते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देखते हैं। नेत्र गोलक क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, और नेत्र लेंस जो है और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। किसमें, निकट दृष्टि दोष में। लेंस क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब देखिए निवारण मैं आपको बता रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष का निवारण बता रहा हूँ। तो निवारण में देखिए क्या होता है कि अगर कोई वस्तु जो है कहाँ पे कट जाती है, कोई वस्तु का जो फोकस है, यहाँ पे देख लीजिए, आँख का जो ये लेंस है इसका क्या होता है, ये मोटा होने के कारण इसका फोकस लेंस क्या हो जाता है, फोकस लेंथ इसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो फोकस लेंस कम हो जाता है तो रेटिना यहाँ पे था, तो इससे अपवर्तित होने के बाद ये क्या होता है, रेटिना से पहले ही ये क्या होता है, कट जाता है। कटने के बाद प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो इसको क्या है, रेटिना तक पहुंचाने के लिए ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो आपको मैंने बताया है कि प्रकाश को अगर छितराना रहता है तो उसके लिए कौन सा लेंस को यूज करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या कहते हैं, प्रकाश की किरणों को एक जगह पे लाती है, लेकिन अवतल लेंस क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को क्या करती है, छितराती है। तो यहाँ पे अगर हम अवतल लेंस वाला कोई चश्मा लगा देंगे इसके आँख में, तो ये क्या करेगी, प्रकाश की किरणों को यहाँ से आने के बाद थोड़ा आगे भेजेगी, थोड़ा छितराएगी, छितराने के बाद फिर से ये यहाँ पे आके आँख के लेंस से आके ये क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो अब ये कहाँ पे जाके कटेगी, अब ये पूरा रेटिना पे जाके कटेगी, तब इसको जो है वस्तु देखने के लिए आराम से मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए यही है, इसमें दिखाया गया है कि इसमें पहले ही कट जाती है अगर निकट दृष्टि दोष होता है। तो देख रहे हैं प्रकाश की किरण जा रही है, रेटिना से पहले ही यहाँ पे फिगर बन गया है। तो इसको अब दूर करने के लिए अब देखिए ये सारी बातें हैं। यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, यहाँ पे आप अवतल लेंस वाला चश्मा अगर लगा देंगे आँख के आगे में, तो यह क्या करेगा, ये प्रतिबिंब को कहाँ पे बना देगा, रेटिना पे बना देगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि अगर निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज करना है चश्मे में, अवतल लेंस यूज करना है। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे कि दूर दृष्टि दोष हो गया। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु को आप देख पाते हैं लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, ठीक है, ये दूर दृष्टि दोष होता है। इसमें जो बस आदमी को दिक्कत होता है, वो दिक्कत क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण उसके आँख में जाती है लेंस से होकर, तो रेटिना के बाहर में जाके कटती है, ठीक है, जहाँ रेटिना रहता है। क्योंकि आपको बताए हैं हम कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है आँख में, कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो वो रेटिना से बाहर जाके कट जाती है, ठीक है। जैसे देखिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये वस्तु है, यहाँ से प्रकाश चलती है, ये आँख है, ठीक है, ये आँख है, ये सिरेली झिल्ली वगैरह है, ये लेंस है, तो ये रेटिना है, ठीक है। तो यहाँ से जो वस्तु चलती है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो ये क्या बनता है कि बाहर में जाके बन जाता है, रेटिना के बाहर जाके बनता है। तो इसको कम करना है। और प्रकाश को जो है कन्वर्जिंग कौन करता है, तो ये क्या करता है, कौन करता है, ये आपको जो है उत्तल लेंस करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ज कर देता है। तो ये बहुत दूर जाके कट रही है, इसको नज़दीक लाना है, तो ये आगे में क्या लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे, तो ये रेटिना पे जाके कटेगी। तो अगर जिसको
दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसके आँख के चश्मा में कौन सा लेंस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, उत्तल लेंस लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यही सारी बात मैंने आपको लिख के दे दिया है कि कोई मानव नेत्र अगर दूर की वस्तु को देख पाता, स्पष्ट देखता है और किंतु निकट की वस्तु को स्पष्ट या साफ साफ नहीं देख पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष बोलते हैं। ये क्यों होता है, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, उसमें क्या होता है, बड़ा हो जाता है, इसमें क्या होता है, छोटा होता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी जो है वो कम हो जाना है। उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो गया था, बढ़ गया था। इसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाता है। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, उसमें क्या हो रहा था कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जा रहा था। दोनों उल्टा है, ये आप कंपेरिजन करके पढ़िएगा। पहले वाला में क्या था कि ये मोटा हो जाता था, इस वाला में क्या है कि ये पतला हो जा रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए कि यही होता है कि जैसे ही इससे प्रकाश आती है तो ये रेटिना है, ये ही रेटिना है, लेकिन रेटिना से बाहर जाके कटती है। लेकिन यहीं पे आप क्या करते हैं, अगर उत्तल लेंस इसके आँख के आगे में लगा देंगे, उत्तल लेंस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष के उपचार यहाँ पे मैंने आपको लिख के दे दिया है कि दीर्घ दृष्टि दोष के ग्रसित व्यक्ति को अभिसारी या उत्तल लेंस से बने चश्मे लगाने को लिए दिया जाता है। ये समझ गए आप लोग। अब देखिए, जब प्रतिबिंब आँख की रेटिना से पहले बन जाता है तो निकट दृष्टि दोष, ये पहले जो नोट में लिख के दे दिया है। अगर रेटिना से पहले बनता है तो क्या हो जाता है, निकट दृष्टि दोष। अगर जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। ये भी मैंने आपको लिख के दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे एक होता है कि जरा दृष्टि दोष, ये भी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करके दिया है। इसमें क्या होता है कि न निकट की वस्तु साफ साफ दिखता है और न ही दूर की वस्तु इसमें साफ साफ दिखता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के लेंस लगाए जाते हैं। इसमें उत्तल लेंस भी रहता है चश्मा में और अवतल लेंस भी रहता है चश्मा में। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो है, ये मैंने आपको लिख के दे दिया है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होता है कि इसमें कौन सा लेंस लगाता है, तो बाइफोकल लेंस लगता है। ठीक है, जिसमें ऊपरी भाग द्वारा दूर की वस्तु, तो दूर की वस्तु को देखने के लिए दूर दृष्टि दोष हो गया। तो दूर दृष्टि दोष को उपचार के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं दूर दृष्टि के उपचार के लिए। तो ये चश्मा है, ठीक है, इसमें ऊपर वाला जो लेंस रहेगा वो कौन सा लेंस रहेगा, उत्तल लेंस, और नीचे वाला जो लेंस रहेगा वो कौन सा रहेगा, अवतल लेंस रहेगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऊपरी भाग द्वारा वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है। ठीक है, ऊपरी भाग द्वारा वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है, लेकिन नीचे वाला भाग द्वारा निकट वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। तो निकट के वस्तु को देखने के लिए कौन सा, अवतल लेंस, और दूर की वस्तु को देखने के लिए कौन सा, उत्तल लेंस। तो इस चश्मा में जो बाइफोकल चश्मा है, इसके ऊपर में कौन, उत्तल लेंस, और नीचे में कौन, अवतल लेंस। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है। बाइफोकल लेंस में क्या होता है, ऊपर में उत्तल और नीचे में क्या होता है, अवतल लेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको वायुमंडलीय अपवर्तनांक, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन जब सूर्य से आने वाली प्रकाश होता है क्या कि देखिए, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें चलती है तो आपको पता है कि जैसे जैसे माध्यम परिवर्तन होता है तो प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, और एक बात अब और आप ये भी जानते होंगे कि वायुमंडल में जो है जितने भी हवा है तो वहाँ पे क्या होती है, गर्म होती है। तो जैसे हवा गर्म होगी तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डेंसिटी कहने का मतलब घनत्व कम हो जाएगा। और जैसे जैसे वायुमंडल से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठंडा बढ़ता जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी जो है वहाँ पे क्या होता है, बढ़ने लगता है। तो ठीक है, तो ज़्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी में आने पर प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, तो इसके कारण प्रकाश का जो पाथ है, प्रकाश को जो रास्ता है वो चेंज होते रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जो है ऐसे होते रहता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे होते रहता है। मान लीजिए कि ये आँख है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, गौर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आँख है, यहाँ पे ये सूर्य है, और सूर्य से जो है किरणें आ रही है। तो किरणें आ रही हैं और बीच में बहुत सारे वायुमंडलीय कण हैं। ठीक है, कहीं पे जो है कोई बहुत घनत्व वाला है, कोई कम घनत्व वाला है, कोई ज़्यादा घनत्व वाला है। तो जैसे ही कम घनत्व से ज़्यादा घनत्व में जाएगा तो ये क्या करता है, अपवर्तन होता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो ये ऐसे हो जाएगा, फिर आगे आएगा तो फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये अपवर्तित होता रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, आँख के पास आएगा, आँख के पास आ गया। और फिर हमेशा ये क्या होता है, वायुमंडलीय जो यहाँ पे पदार्थ है वो चेंज होते रहता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर होते रहता है। तो फिर क्या होता है कि फिर यहाँ से अगर आएगा तो फिर ऐसे होगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो एक बार देख रहे हैं कि एक बार ये आँख पे पड़ रही है प्रकाश की किरण जो सूर्य से आ रही है, और एक बार क्या हो रही है, 1 सेकंड के लिए आँख पे पड़ रही है, और फिर क्या हो रही है, अगले ही क्षण ये आँख से जो है दूर हट जा रही है। तो जिस क्षण आँख पे पड़ रही है उस क्षण हमको वो वस्तु दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस क्षण ये अपवर्तन के कारण आँख से हट जा रही है उस टाइम जो है वस्तु दिखाई दे नहीं रही है। ठीक है, इसी कारण से जो है आकाश में जो जितने भी तारे हैं वो हमको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं।
एक्चुअली तारे हमेशा ही जलते हैं, लेकिन प्रकाश जो आ रही है वहाँ से वो हमारे आँख तक कभी पड़ती है और अगले ही क्षण जो है आँख से थोड़ा दूर हट जाती है। जब आँख से दूर हटती है तो वो हमको बुझा हुआ प्रतीत होता है, जब आँख पे पड़ती है तो वो हमको क्या हुआ है, जलता हुआ प्रतीत होता है। तो यही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का। ये सारी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे जो है आपको लिख के दे दिया है, और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है कि तारों का टिमटिमाना, सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखना, ये सारी चीज़ मैंने आपको दे दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि तारे के टिमटिमाने, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दे दिया है, यहाँ पर लिख के भी दे दिया है। ठीक है, तो ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं ये आप जानेंगे कि पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं रहता है। यही मैंने आपको बताया कि हमेशा वो चेंज होता रहता है, क्योंकि गर्म ठंडी का जो है खेल चलता रहता है। जैसे अधिक घनत्व वाला है, कम घनत्व वाला है, तो जैसे ही अधिक घनत्व से कम घनत्व में आएगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, अपवर्तन होगा। परावर्तन मत बोलिएगा, परावर्तन दूसरा चीज़ है, अपवर्तन दूसरा चीज़ है। ठीक है, तो और ये आप याद रखिएगा, परावर्तन और अपवर्तन, जिसके कारण जो है प्रकाश इधर उधर मुड़ता जाता है। ठीक है, जिससे प्रेक्षक के आंखों पे जो है थोड़ा देर के लिए पड़ती है और थोड़ा देर के लिए जो है प्रेक्षक के आंख पे नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसी के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया और लिख के भी यहाँ पे दे दिया। अब देखिए, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल क्यों दिखाई देता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, सूर्योदय के समय क्या होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर रहता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर रहता है। दूर होने के कारण वहाँ से जो प्रकाश की किरणें चलती है, तो प्रकाश की किरणें चलती है तो आपको पता है कि वायुमंडल में बहुत सारे गैसेस हैं, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, छोटे छोटे कण हैं, जिसके कारण क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, तो परावर्तन होता है तो वैसे प्रकाश जिसका तरंग दैर्ध्य जो है, जिसका तरंग दैर्ध्य फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, वो जो है पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, तरंग दैर्ध्य बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं तरंग दैर्ध्य बोल रहा हूँ, जिसका तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है वायुमंडल में ही रह जाता है। लेकिन जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होता है, वो पृथ्वी तक पहुँच पाती है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल प्रकाश का। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, लाल रंग के प्रकाश का। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ लाल रंग के प्रकाश का होता है, तो वही सबसे ज़्यादा दूरी तय कर पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे होता है क्या है, सूर्य जब किरणें जब अधिक दूरी, देखिए इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुबह और शाम के समय सूर्य जो है आने वाली किरणें अधिक दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुँचती है, जिसके कारण वायुमंडल के अधिक परतों में गुजरना पड़ता है, जो नीले रंग को प्रकिरणित कर देता है। नीला रंग क्या होता है, नीला रंग जो है रास्ते में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, प्रकिरणित कर देता है, और बचा हुआ प्रकाश जो है हमारी आंखों तक आती है, जिनका मुख्यतः लाल रंग होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है हमको कैसे दिखाई देता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत हो गया। ठीक है, अभी बहुत हो गया, और आगे की जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में अपने लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को अगर ये पूरा क्लास ज्वाइन करना है, ये जितना भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है इसका PDF चाहिए, तो आप जो है मैंने आप कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, उससे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।